महिका ने ड्रिंक का गिलास लेते हुए कहा, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम ठीक हो, तो पूछने की क्या जरूरत है। महिका की बात सुनकर एथन हंसने लगा। उसने अपना ड्रिंक का गिलास महिका के गिलास से टकराते हुए कहा, यू आर राइट, लेकिन कभी कभी हम ठीक दिखाई देते हैं, हम ठीक नहीं होते। महिका ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे एक जरूरी बात बतानी थी शायद। महिका की बात सुनकर एथन अपना सर हिलाकर एक लिफाफा महिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाँ, तुम्हें देखकर भूल गया था। इतना कहकर हंसने लगा। महिका ने फिर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उस लिफाफे को देखते हुए कहा, इसमें क्या है। एथन ने ड्रिंक का एक सीप लेते हुए कहा, खुद खोलकर देख लो, पता चल जाएगा। महिका ने उस लिफाफे को खोलकर देखा और उसे देखकर एथन को देखते हुए कहा, तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी शादी का इनविटेशन है। एथन ने मुस्कुराते हुए हाँ, मैं शादी कर रहा हूं। मैं काफी वक्त से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में हूं। फिर हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। उम्र भर साथ रहेंगे और वो काफी अच्छी गर्ल है। मुझे पूरा ट्रस्ट है कि यह फैसला मेरा कभी गलत नहीं होगा। महिका ने सर हिलाते हुए कहा, अच्छा डिसीजन लिया। एथन ने महिका से कहा, देखो, यह पहला इनविटेशन है जो मैं तुम्हें खुद देने आया हूं। तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, महिका, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मैरिज में जरूर आओ। महिका उस इनविटेशन को ध्यान से पढ़ने लगी और एथन महिका को गौर से देखने लगा। महिका ने उस इनविटेशन में देखते हुए कहा, इंद्रशेखर, इंडिया। इतना कहकर उसने एथन को देखते हुए कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो शायद यही की है, तो फिर इंडिया में क्यों। एथन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो यही की है, लेकिन उसके पिता इंडियन थे और उनकी वहां कुछ फैमिली है, तो मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है कि पहले हम वहां इंडिया में शादी करें, क्योंकि उसके पिता इंडियन थे। चाहे उसका जन्म यही हुआ हो, तब भी वो ऐसा चाहती है, और फिर हम यहां आकर दोबारा मैरिज कर लेंगे। अच्छा ख्याल है ना। महिका ने बस अपना हाँ में सर हिला दिया। एथन महिका के एक्सप्रेशन समझने की कोशिश कर रहा था, जो हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस थी। यह देखकर एथन ने एक गहरी सांस ली और महिका को देखते हुए अपने मन में कहा, तुम पहले से ज्यादा शांत तो हो, लेकिन उस दिन जो चमक तुम्हारे चेहरे में देखी थी वो अब नहीं है। फिर उसने देखा कि महिका चांद को एकटक घूरने लगी थी। एथन ने महिका को गौर से देखते हुए पूछा, व्हाट हैपेंड महिका, तुम काफी परेशान लग रही हो। यह सुनकर महिका ने एथन को देखा तो एथन ने कहा, महिका, ताहिरी के बाद मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। इतने कि बिना एक दूसरे से कहें एक दूसरे के बारे में जानते हैं, और तुम मुझे इस समय परेशान नजर आ रही हो। चाहे तुम इसे अपने फेस पर नहीं ला रही, लेकिन मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से जानता हूं। तो बताओ, मुझे अपनी परेशानी की वजह देगी। उसकी बातें सुनकर महिका ने उस पर से अपनी नजरें हटा दी और एकटक फिर से चांद को देखने लगी और साथ ही साथ ड्रिंक के घुट लेने लगी। उसने गिलास टेबल पर रखते हुए आसमान में ढेर सारे तारों को देखते हुए कहा, ये आसमान में इन तारों को देख रहे हो। इस चांद के पास इतने सारे तारे हैं, फिर भी ऐसा लगता है जैसे ये अकेला है। ये आसमान ऐसे देखने में कितना सुंदर लगता है, और इसे देखकर लगता है कि ये एकदम साफ है, लेकिन इसमें अभी भी कई सारे राज छुपे हुए हैं। चाहे कितने ही राज सामने आ जाएं, कोई ना कोई रह ही जाता है। वो इतना कहकर वो एथन को देखकर मुस्कुरा दी। महिका की बात सुनकर एथन ने आसमान में देखते हुए कहा, हमेशा की तरह मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आ गया कि तुम मुझे अपनी परेशानी की वजह बताना नहीं चाहती, इसलिए बात को घुमा रही हो। एथन की बात सुनकर महिका ने एक गहरी सांस लेकर आसमान में तारों और चांद को देखते हुए कहा, जैसे इस चांद के पास सब कुछ है, वैसे ही मेरे पास भी सब कुछ है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। रेपुटेशन है, नाम है, फैमिली है, दोस्त है, ढेर सारे पैसे है, आराम शानो शौकत है, सब कुछ है, लेकिन इतना कहकर वो चुप हो गई। महिका की बातों से एथन के दिल की धक धड़कने बढ़ी हुई थी। महिका को चुप देख एथन ने पूछा, क्या लेकिन? महिका ने उसे देखते हुए कहा, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, और यह बहुत अजीब बात है। महिका सिंह के सब कुछ है जो मैंने अपने दम पर कमाया है,
तो फिर ऐसा क्यों लगता है? क्यों? फिर उसने चांद को देखते हुए कहा, क्यों मुझे ऐसा अधूरापन लगता है? एक ऐसा अधूरापन जिसके सामने मेरा सब कुछ फीका लगता है। महिका की बात सुनकर एथन ने अपने मन में कहा, दिल तो कर रहा है कि तुम्हें इसका रीजन बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। एथन ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारे मदर और फादर याद आते हो। उन्हीं की कमी की वजह से तुम्हें ऐसा अधूरापन लगता है, यही बात है। एथन की बात सुनकर महिका ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ शायद तुम सही कह रहे हो मम्मा, डेडा की याद आती है, उन्हीं की कमी मुझे सताती है। इतना कहकर वो सबसे ज्यादा चमकते हुए तारों को देखने लगी। एथन कुछ सोच रहा था, फिर उसने जल्दी से हंसते हुए कहा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम आज तक कभी किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता हो। एक समय के बाद हमें किसी पार्टनर की जरूरत महसूस होने लगती है, और ये शायद तुम्हारे साथ भी हो रहा है। तुम्हें भी किसी पार्टनर की जरूरत है। फिर उसने ड्रिंक का एक सीप लेते हुए कहा, मेरी मानो तो किसी के रिलेशन में आ जाओ तो तुम्हें यह अधूरापन महसूस नहीं होगा। महिका ने एथन की बात सुनकर शांति से कहा, क्या अंकल ने तुमसे भी इस बारे में बात की थी? एथन ने हंसते हुए कहा, वो तुम्हारे अंकल हैं, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। उन्होंने तो कई लोगों को बोल भी दिया है कि वो तुम्हें पटाने के लिए ट्राई कर सकते हैं। कुछ तो तुम्हें घमंडी खड़ूस लद्दकी मानते हैं, तो तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग तुमसे डरते हैं, तो कुछ तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। एथन की बात सुनकर महिका बस मुस्कुरा दी। महिका ने वॉच में टाइम देखते हुए कहा, डिनर करोगे? महिका की यह बात सुनकर एथन अपने दिल की जगह पर हाथ रखते हुए नाटक करते हुए बोला, हाँ तुम्हारे मुंह से ऐसा तभी सुनने को मिलता है जब सामने वाले का टाइम अच्छा चल रहा होता है। एथन की बात सुनकर महिका हंसने लगी। एथन ने महिका की मुस्कान देखते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही रहा करो, और ये डिनर उधार रहा, अगली बार इस डिनर को करेंगे। फिर वो उठते हुए बोला, और हाँ शादी में जरूर आना है, सबको बता देना। वैसे तो मैंने सबको ईमेल कर दिया है। यह सुनकर महिका ने उसे देखते हुए कहा, ईमेल? एथन ने हंसते हुए कहा, हाँ एक तुम ही हो जिसको मैं खुद इनविटेशन देने आया हूं। महिका ने बस सर हिला दिया। एथन ने महिका को साइड हग किया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद महिका के रूम में महिका अपने रूम में थी और वो बालकनी में बैठी थी। उसके रूम की बालकनी बहुत बड़ी थी और उसका रूम भी काफी आलीशान था। आखिर महिका सिंह जो थी, महिका लैपटॉप में अपना काम रही थी और साथ ही साथ कॉफी भी पी रही थी। तभी तेजी से हवाएं चलने लगी। हवाओं का रुख कहीं और था और अचानक से हवाओं का रुख बदल चुका था। यह देखकर महिका अपना काम छोड़कर सामने मौजूद जगमगाते हुए शहर को देखने लगी। वो फिर शांति से आसमान में देखने लगी। वहीं इंडिया में उसी शिव मंदिर में कल्याणी जी और मालिनी जी और कल्याणी जी की छोटी बहू स्वाति अमर सिंघानिया थी, जो हंसराज सिंघानिया के छोटे बेटे अमर की पत्नी थी। मृत्यु की दत्ती बाती स्वाति सिंघानिया। सिंघानिया परिवार की छोटी बहू। ये वैसे तो काफी सरल और अनुभवी महिला है, लेकिन इनकी सोच थोड़ी पुरानी है। ये पुराने ख्यालतों वाली महिला है। ये अपने परिवार से बेहद प्यार करती हैं और उनका ध्यान रखती हैं। इतिबाची ताई उसकी ध्यान है और उनका ध्यान पति की थे। और वो तीनों महापंडित जी से बात कर रही थी। कल्याणी जी ने पंडित जी से कहा, आप कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं पंडित जी? हमारा बडिद्धा पोता बहुत अकेला हो गया। बहुत समय पहले छोटे पंडित जी ने कहा था कि आयान की जिंदगी में किसी और लड्डडिद्धकी का योग है। हम आयान से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अब तो जैसे हमसे बिल्कुल अलग ही हो चुका है। मैं अपने पोते को ऐसे नहीं देख सकती। कुछ तो बताइए, या फिर कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे हमारे पोते की जिंदगी बेहतर हो जाए। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, माताजी हम उसके बारे में क्या उपाय बताएं? जिसकी किस्मत लिखी जा चुकी है उसे वही मिलेगा जो उसकी किस्मत में लिखा होगा। मालिनी जी ने कहा, पंडित जी हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि क्या लिखा है मेरे बेटे की जिंदगी में। पंडित जी ने हंसते हुए कहा, हम ये कैसे बता सकते हैं मिसेस सिंघानिया, हम भगवान के भक्त हैं। हम किसी का भविष्य नहीं बता सकते, और जैसा कि आप जानती ही है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। मालिनी जी ने उदास होकर कहा, जब से वो समय बीता है मेरा बेटा पूरी तरह से बदल गया है।
वो पहले भी ऐसा ही था, लेकिन इतना कठोर नहीं था जितना अब हो गया है कि इतने समय में एक बार भी अपने परिवार की याद नहीं आई। स्वाति ने मालिनी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, दीदी फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कल्याणी जी ने पंडित जी से कहा, आपने कुछ तो देखा होगा, अयान की कुंडली में मुझे अयान की बहुत चिंता है। क्या अयान की शादी का योग है इस बार कोई टी? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, शादी का योग तो तभी बन जाएगा तब आपका पोता शादी के लिए राजी हो जाएगा। यह सुनकर कल्याणी जी मायूस हो गई, जिसे देखकर पंडित जी ने कहा, आप फिक्र कर कीजिए माता जी, हम कुछ और देखकर आपको बताते हैं। कल्याणी जी ने अपना सर हिलाया और वो स्वाति जी के साथ बाहर चली गई और मालिनी जी प्रसाद लेने के लिए रुक गई। मालिनी जी कुछ सोच रही थी जिसे पंडित जी ने बखूबी भांप लिया। उन्होंने कहा, क्या बात है, आप किस बात को लेकर इतनी ज्यादा परेशान हैं? मालिनी जी ने परेशानी से कहा, पंडित जी, जब से महिका बेटा अयान की जिंदगी से गई है तब से वो ऐसा हो गया है। क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? मैं जानती हूं जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, उसमें मही बेटा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मां मही बेटा को गलत समझती है। पंडित जी ने मालिनी जी से पूछा, आप क्या चाहती हैं कि वो कन्या आपके बेटे की जिंदगी में वापस आ जाए? मालिनी जी ने नम आंखों से पंडित जी को देखते हुए कहा, मैं बस ये चाहती हूं कि मेरा बेटा हमेशा खुश रहे। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो उसके साथ भी कभी बुरा ना हो। वो खुश रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे जिसे वो जीना भूल चुका है। मेरे बेटे अयान को उसकी खुशियां मिल जाएं। मैं बस ये चाहती हूं वो दोबारा प्यार करना सीख जाएं, दोबारा प्यार पर भरोसा करना सीख जाएं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे कोई और ही उसकी जिंदगी में आकर उसकी खुशियां लौटाए। बस वो मेरे अयान को पहले जैसा कर दे। वो इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यार है अपने बेटे से। हर एक मां को अपनी संतान से प्यार होता है, इतना कि उन्हें सिर्फ अपनी संतान की खुशियां दिखाई देती हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली। मालिनी जी उन्हें नमस्ते करके वहां से जाने लगी। तभी उन्हें पंडित जी की आवाज सुनाई दी, जिन्होंने कहा, जिसने इस कहानी को शुरू किया था वही इस कहानी को खत्म करेगी। मालिनी जी उन्हें अचंभे में देखने लगी और पंडित जी मुस्कुराकर शिव भगवान की सेवा में लग गए।